चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर कंपनीज की, जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एनपीओ जिसे हम सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं, डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसके अंदर कम से कम 51%, देखिए 51% लिखा हुआ है, मोर देन 50% नहीं लिखना आपको। मोर देन 50% का मतलब तो 50.01% भी हो जाता है, नहीं, कम से कम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कुछ और कुछ किस पे होनी चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट पे। समझ में आई बात? श्योर। एंड द सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब समझे कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उस गवर्नमेंट कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है, तो उसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टेटस क्या हो जाएगा? उन सबको जो है हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं उनको भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। तो क्या है गवर्नमेंट कंपनी? जिसके अंदर कम से कम 51% शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट पे होनी चाहिए, या कुछ सेंट्रल पे और कुछ स्टेट पे। मतलब सपोज 30% सेंट्रल गवर्नमेंट पे शेयर हैं और 40% स्टेट गवर्नमेंट पे, तो मिलाकर कितने हो गए? 70%। तो फिर भी इसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट की सब्सिडरी को भी हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है? तो इसे अगर आप चार्ट से देखें, एटलीस्ट 51% ऑफ द कैपिटल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन कंपनी। देखो नाम से ही पता लगता है ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर नहीं है, इंडिया के बाहर। देखिए जैसे इंडिया का कंपनीज एक्ट 2013 है, ऐसी इंडिया के बाहर यूके का अपना कंपनी एक्ट है, यूएसए का अपना कंपनी एक्ट है। तो कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है, जो रजिस्टर हुई है आउटसाइड इंडिया, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। लेकिन हर कंपनी जो कि फॉरेन में रजिस्टर्ड है या किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोला जाता, until and unless it has a place of business in India, whether by itself or through an agent physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, सीधी सी बात, बस आपको इतनी ध्यान रखनी है। कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है बट प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है, तो हम उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। समझ में आई बात? अब देखो मेन तो यहाँ तक है, अगर आप आगे याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। चाहे वो खुद हो उसका या उसके एजेंट के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, किसी भी मैनर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये वाला पार्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इस वाले पार्ट की जगह आप लिख सकते हैं थ्रू एनी मैनर। अगर आपको याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू एनी मैनर। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी। अब एनी बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या है? इट कैन बी सेल, इट कैन बी परचेज, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में कर रही हो। तो लास्ट टाइम फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, ठीक है, प्लस कैरी ऑन एनी बिजनेस एक्टिविटी। समझ में आ गया? श्योर, पक्का। चलिए इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 कंपनी जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया था। देखिए होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो लाइसेंस इशू कर सकती है ऐसी कंपनी फॉर्म करने के लिए जिसका मकसद मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, रादर देन उसका मकसद होगा कुछ ना कुछ चैरिटी करना। अब वो चैरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। देखिए जरा, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विच आर फॉर्म्ड, किस लिए? टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। अब मेन तो आपको याद रखना है, टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। चाहे वो
कॉमर्स से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो इसमें से आप कोई 2 से 3 नाम याद करके एटसेट्रा लगा दीजिएगा, बट ये वाला नाम तो आपको याद रखना है, प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, वो अपने सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो यूज करेगी फॉर प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, मतलब जिस मकसद से वो बनाई गई है, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है, जिस पर्पज से वो बनाई गई है, जिस भी चीज़ को, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए या किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, वो सिर्फ सारे के सारे प्रॉफिट उसी मकसद के लिए यूज कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोहिबिटिंग मतलब रोकना, द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, और ये कंपनी किसी भी तरीके से अपने मेंबर को कोई डिविडेंड नहीं दे सकती। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के थ्रू ऐसी कंपनी फॉर्म करने की परमिशन दे सकती है जिसका मकसद मुनाफा कमाना होगा ही नहीं। तो जब मुनाफा कमाना मकसद ही नहीं होगा तो आप डिविडेंड कहाँ से दे सकते हो, क्योंकि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसी कंपनी फॉर्म करने की परमिशन दी जा सकती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, रादर देन चैरिटी करना है। तो ऐसी कंपनी का जो भी सरप्लस आएगा वो सारा का सारा यूज किया जाएगा उसके ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और किसी भी तरीके का कोई भी डिविडेंड उसके मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको इसके एग्जांपल दूं, आपने सुना भी होगा फिक्की, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, सीआईआई, ये सारी जो हैं सेक्शन 8 कंपनीज हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, प्लीज पहले यहाँ तक सारा का सारा जितना ही मैंने आपको पढ़ाया नोट डाउन कर लीजिए। इसमें चीजें कंसाइज मत करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कंसाइज आप करेंगे तो फिर मार्क्स मिलने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए जरा, सेक्शन से 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर such person or association of person as a company with limited liability without addition of word limited or private limited। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 8 के अंदर कंपनीज को जिनको परमिशन मिलती है, किससे मिलती है? पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उनको अपने नाम के साथ लिमिटेड या वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देखें यहाँ पर भी आपने जो नाम देखे, किसी के साथ भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए कंपनी with limited liability without addition of words limited or private limited to its name by issuing license on such conditions at as it deems fit। सर इसमें याद कौन सा पार्ट करना है? तो यहां से लेके टू रजिस्टर कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी यहां तक, ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। रजिस्ट्रार शेल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन। देखिए एनपीओ के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अप्लाई करना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है। उस लाइसेंस को ले जाके आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिखाते हैं, और अगर फिर उसके बाद जो है रजिस्ट्रार ऐसी कंपनीज को रजिस्टर करता है। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड कंपनीज को बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं वो एक एनपीओ को मिलते हैं। लेकिन जो प्रिविलेजेस हैं, एक तो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ अपने मेंबर्स को किसी भी तरीके से कोई डिविडेंड नहीं दे सकते। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, देखिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है किसी भी कंपनी को कि आप एज ए एनपीओ रजिस्टर हो सकते हैं, तो कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, यहाँ पे लिखा भी था ऑन सच कंडीशन एज इट डीम्स फिट। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं? ये कंडीशन बेसिकली एक तरह से होती है कि जिस मकसद के लिए आप एनपीओ फॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो, तो आप सारा का सारा फोकस उसी पे करोगे। आप ये नहीं है कि पैसा इधर उधर करोगे, किसी गलत काम में लगाओगे। समझ में आई बात? तो अगर कल दिन ऐसी कंपनी जिसने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है, और जिस मकसद के लिए उसने लाइसेंस लिया है वो उससे अगेंस्ट जाके कुछ काम करती है, या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, या पर्सनल पर्पसेस के उस लिए उस कंपनी से पैसे निकाले जाते हैं, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर है कि वो लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, दैट इज वापस ले सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं,
लाइसेंस वापस लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब सुनवाई का एक मौका देगी। ये नहीं है कि सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में आया और उसने लाइसेंस विड्रॉ कर लिया। एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है कंपनी के जवाब से तो उसी के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक करेगी। और लाइसेंस रिवोक करने से होगा ये कि जो एनपीओ है फिर उसको अपने नाम के साथ दोबारा से वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जो है वो लगाना पड़ेगा। तो देखिए जरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी ऑर्डर to revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement, contravene समझ गए, अगेंस्ट जाती है कोई भी रिक्वायरमेंट और द कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस इज इशूड, जिन कंडीशंस पे लाइसेंस इशू किया गया था, जिन रिक्वायरमेंट्स पे लाइसेंस इशू किया गया था, अगर उनको कॉन्ट्रवीन किया जाता है, उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट जाती है कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर है कि वो ऑर्डर कर देगी कि लाइसेंस रिवोक कर दिया जाए। और वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली and on revocation the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the register। और जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नाम के साथ लगाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर 3 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब लाइसेंस रिवोक कर सकती है। सिर्फ आपको उसमें इतना ही लिख के आना है। देखिए जितना बता रहा हूँ इसको कंसाइज मत करिए, इसको भी कंसाइज करेंगे तो फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। But before such revocation, the central government must give it a written notice of its intention to revoke the license। एक written notice दिया जाएगा and opportunity of being heard in the matter। और उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं है तभी लाइसेंस रिवोक होगा। क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक करने के अलावा भी कुछ कर सकती है? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है। अगर उसने किसी कंपनी को एनपीओ की तरह रजिस्टर होने का लाइसेंस दिया था कुछ कंडीशंस पे, टर्म्स पे, और वो कंपनी उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जाती है, लाइसेंस रिवोक होना तो एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर भी इशू कर सकती है। क्या कि सपोज एक एनपीओ है एबीसी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर कि इसको आप मर्ज कर दीजिए, एमलगमेट कर दीजिए XYZ के साथ, क्योंकि आप जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हैं। XYZ के साथ आप इसे मर्ज कर दीजिए, आपकी अब सारी मैनेजमेंट XYZ देखेगी। तो इस तरह का कोई भी ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है। देखिए, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड देयर आर द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, order that the company registered under this section should be amalgamated with another company registered under this section having similar object। but ये बात ध्यान रखनी है, that should be in the public interest। समझ में आई बात? श्योर। पेनल्टी पनिशमेंट इन कॉन्ट्रवेंशन, अगर कोई भी जो चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है उसके अगेंस्ट जाके काम किया जाता है तो किस तरह की पेनल्टी होगी। देखिए, पेपर जब डिफ़िकल्ट लेवल का बनना होगा ना तब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल पेपर होगा तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर पेपर का लेवल अच्छा होगा तो कुछ नहीं करते। देखो, लेवल अच्छा होने का मतलब क्या होता है, वो ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो बच्चों को लगता है कि नहीं आएंगी, तो इसको करके जरूर जाइएगा। हमें नहीं पता पेपर किस तरीके का आएगा। If a company makes any default in complying with any of the requirement laid down in this section, the company shall be punishable with fine varying from, अब मेन बात है, बड़े ध्यान से देखिएगा कितना फाइन लग सकता है, 10 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज, 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। एंड द डायरेक्टर्स एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, ये तो अभी कंपनी पे लगा है, ये जो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ये कंपनी पे लगा है। अब जो डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उन पे भी लगेगा। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन वेरिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 25 लाख रुपीज। जो डायरेक्टर्स हैं उनको 3 साल तक की जेल और 25,000 से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों जो है वो हो सकता है। सिर्फ इतना बात याद रखिएगा, बेशक आगे वाला आप छोड़ दीजिए। तो कंपनी के ऊपर बेटा कितना फाइन लग सकता है? सर कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का। सर डायरेक्टर्स का क्या हाल हो सकता है भैया? उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है 25,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक का, या दोनों। आगे वाली बात बेशक आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना एटलीस्ट आप याद करें। तो ये सेक्शन 8 कंपनीज का पूरा एक ओवरव्यू था आपके सामने, ठीक है। ये कुछ उसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अलग से आपको दिए हैं,
बट आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन पर्पस। ठीक है, एक क्विक, अच्छा इसके अंदर एक दो बातें जो हैं, ये एनपीओ जो है फर्स्ट सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें वही थी। थर्ड पेज पे जो है, कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज। अगर इसको कोई भी अपनी जनरल मीटिंग बुलानी है, वैसे दूसरी कंपनी जो होती है उनको जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन ये 14 डेज का नोटिस देके ही सिर्फ अपनी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की बुला सकते हैं। कोई मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लिमिट इन पे अप्लाई नहीं होती। कोई उनको नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, या अपने हायर लेवल पे पढ़ेंगे कि कंपनीज कोई नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी होती है, तो एनपीओ को ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक पार्टनरशिप फर्म भी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। तो ये 4 पॉइंट रेलिवेंट है अलग से। ये जो 2 स्लाइड्स हैं ये तो जस्ट आपकी रिवीजन है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन ये अलग से 4 पॉइंट है। एक तो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 14 डेज का नोटिस चलेगा इंस्टेड ऑफ 21 डेज। कोई मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। कोई नॉमिनेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की ज़रूरत नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी एनपीओ के अंदर मेंबर हो सकती है, एनपीओ की मेंबर हो सकती है। एनपीओ कभी पार्टनरशिप नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि पार्टनरशिप में इंटेंशन शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट। समझ में आई बात? ये भी साथ में इसके लिख लीजिएगा, हाउएवर पार्टनरशिप फर्म कैन नेवर बी एनपीओ। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे, उससे पहले आप एक बार ये सारा यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए फास्ट।